प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की तुलना ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर से करेंगे। अर्थात आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के प्रथम सदन के जो अध्यक्ष हैं, जिन्हें स्पीकर कहा जाता है, उसकी तुलना करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वह स्नातक स्तर की परीक्षा हो, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा हो, और चाहे वह कोई भी राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा हो। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर से तुलना मीन्स अमेरिका की जो कांग्रेस है, अर्थात वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। तो कांग्रेस में दो सदन हैं। इधर मैंने डायग्राम बना दिया है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कांग्रेस अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका, उसका नाम क्या है? कांग्रेस। और ये कांग्रेस एक सदनीय है, दो सदनीय है? दो सदनीय है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसमें दो सदन है। कौन कौन से? प्रतिनिधि सभा और सीनेट, या प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन या सभा प्रथम सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। सीनेट द्वितीय सदन है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे आज? जो प्रतिनिधि सभा है, अर्थात अमेरिका की कांग्रेस का जो प्रथम सदन है, जिसका नाम प्रतिनिधि सभा है, उसका जो अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है। तो हम एक तरफ तो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर लेंगे, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के लोक सदन का जो अध्यक्ष है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, उसकी तुलना करेंगे। मतलब दोनों की तुलना करेंगे कि इनके स्वरूप में क्या अंतर है, इनके स्वरूप में क्या अंतर है। मैंने यहाँ नोट किया संसद, मतलब ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका, उसका नाम क्या है? संसद। वहाँ संसद कहते हैं व्यवस्थापिका को ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जो संसद है वो भी क्या है बताइए मुझे? एक सदनीय है, द्विसदनीय है? द्विसदनीय, दो सदनीय है। एक सदनीय व्यवस्थापिका का तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कौन है? चीन। चीन की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जिसमें केवल एक ही सदन है, दो सदन नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दो सदनों के नाम क्या है? प्रथम सदन का नाम है लोक सदन ब्रिटेन में। ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका उसको संसद कहते हैं। संसद का जो प्रथम सदन है उसका नाम है लोक सदन, और द्वितीय जो सदन है, द्वितीय सदन है, उसका नाम है क्या है? लॉर्ड सभा। ध्यान दीजिएगा, इसको निम्न सदन भी कहते हैं और इसको उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। तो यहाँ जो प्रथम सदन है ब्रिटेन की संसद का, उसका नाम है लोक सदन, और लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का स्पीकर और दूसरी तरफ ब्रिटेन का स्पीकर, इन दोनों के स्वरूप में क्या अंतर है, इस अंतर की चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और हमने टॉपिक का नाम भी यही रखा है कि अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर से तुलना। ठीक है। अब इन दोनों देशों के जो स्पीकर हैं, प्रथम सदन के जो अध्यक्ष दोनों देशों के, इनके स्वरूप में काफ़ी अंतर है। ये बात सत्य है, जिसको कि मैं आपको 3 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी इससे पहले कि वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो इन दोनों देशों के जो स्पीकर हैं, इसमें कुछ समानता भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंतर ही अंतर है, समानता नहीं, इन दोनों देशों के स्पीकर में कुछ समानता भी है। कैसे है समानता? जैसे जो
अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहते हैं, दोनों देशों के ही जो स्पीकर होते हैं वो वास्तविक रूप में लोक सदन और इधर ही प्रतिनिधि सभा, मतलब अमेरिका के स्पीकर प्रतिनिधि सभा की जो है अध्यक्षता करता है, और ब्रिटेन का जो लोक सदन है इसका जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो लोक सदन की अध्यक्षता करता है। अर्थात वास्तविक रूप में दोनों ही देशों के स्पीकर प्रथम सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सदन में शांति, व्यवस्था, अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों ही देशों के स्पीकर की होती है। दोनों ही देशों में जब किसी विषय पर बराबर बराबर मत आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग भी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्पीकर भी निर्णायक मत का प्रयोग करता है और ब्रिटेन का स्पीकर भी निर्णायक मत का प्रयोग करता है। हाँ, यहाँ एक अंतर जरूर है, ये ध्यान रखेंगे, यही इसी जगह क्या अंतर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्पीकर होता है, ये बात सत्य है, निर्णायक मत का प्रयोग करता है, परंतु यहाँ यदि किसी विषय विशेष पर गुप्त मत पत्र के द्वारा मतदान करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्पीकर मतदान का प्रयोग भी करता है, जबकि ब्रिटेन में जो स्पीकर है वह स्पीकर किसी भी रूप में मतदान का प्रयोग नहीं करता है, केवल निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान में दें तो दोनों देशों के स्पीकर में समानताएं भी मौजूद हैं। जो महत्वपूर्ण बातें उन्हें बता दिए, बाकी आगे भी इन बिंदुओं में यदि कोई ऐसी बात आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा। हम तो आज किसकी बात करेंगे, दोनों देशों के स्पीकर में क्या अंतर है, मतलब इनके स्वरूप में क्या अंतर है। ये बात सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्पीकर का पद है वह ब्रिटेन के स्पीकर के पद से ही उद्भव है, उद्गमित है, मतलब वास्तव में ब्रिटेन के स्पीकर से ही एक प्रकार से अमेरिका में स्पीकर के पद की उत्पत्ति हुई है। ऐसा होते हुए भी दोनों देशों के स्पीकर के स्वरूप में काफ़ी अंतर है। इस अंतर का कारण है, कारण ये है कि ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए स्वरूप में अंतर होना स्वाभाविक लगता है, होगा अंतर, क्योंकि इन दोनों के मॉडल अलग अलग हैं। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, संस्थात्मक शासन प्रणाली क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें। अब हम बात करेंगे अमेरिका और ब्रिटेन, मतलब दोनों स्पीकर में अंतर, इनके स्वरूप में क्या अंतर है, इनके स्वरूप में क्या अंतर है। इस अंतर को हम 3 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। तीनों बिंदुओं में लगभग सब बातें समाहित हो जाती हैं और एग्जाम की दृष्टि से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं बनेगा। 3 बिंदु मैंने कौन से बनाए हैं, निर्वाचन संबंधी अंतर, मतलब इन दोनों के, मतलब दोनों देशों के जो स्पीकर हैं इनके निर्वाचन में अंतर है। दूसरा बिंदु मैंने बनाया दलीय स्थिति में अंतर है, दल की स्थिति में भी अंतर है दोनों देशों के स्पीकर। और जो तीसरा है वो शक्तियों की दृष्टि से भी दोनों देशों के स्पीकर में काफ़ी अंतर है। ठीक है, पहला बिंदु हम लेते हैं निर्वाचन में अंतर, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के जो स्पीकर हैं उनके निर्वाचन में अंतर है। दोनों देशों में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। जैसे पहले हम लेते हैं ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर कहा जाता है, हमारे भारत में भी लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर ही कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मगर हम तुलना अमेरिका और ब्रिटेन की कर रहे हैं, इसलिए भारत का एग्जाम्पल मैं ज़्यादा नहीं देना चाह रहा हूँ, अलग से वीडियो अपलोड करेंगे हम इसके ऊपर। तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में लोक सदन का जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन, नोट कीजिएगा, सर्वसम्मति से होता है। क्या होता है, सर्वसम्मति
सर्वसम्मति से होता है। और सर्वसम्मति से एक बार स्पीकर का निर्वाचन होने के बाद में जो वहाँ का कार्यकाल है, जैसे वहाँ का कार्यकाल, संसद का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद में जैसे हमारे भारत में देखें तो दोबारा से स्पीकर का चुनाव होगा। अमेरिका में देखें तो वहाँ पर भी दोबारा से स्पीकर का चुनाव होगा। परंतु ब्रिटेन में कुछ अलग है। एक बार स्पीकर सर्वसम्मति से निर्वाचित हो जाता है तो जब तक वह स्पीकर चाहेगा तब तक स्पीकर बना रहेगा, चाहे किसी भी दल की सरकार आए। इसलिए ब्रिटेन के स्पीकर के बारे में कहा जाता है एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। किस देश के बारे में कहा जाता है? ये ब्रिटेन के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ये, और अक्सर आता भी है एग्जाम में। विद्यार्थी गलती करते हैं कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर, निम्न में से किस देश में यह बात प्रचलित है? तो कहाँ है? ब्रिटेन में। एक बार स्पीकर का मतलब एक बार स्पीकर निर्वाचित हो जाता है तो अगली बार जब मान लीजिएगा किसी भी दल की सरकार बनती है तो स्पीकर के निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि स्पीकर चाहे कि भाई मैं इस पद पर बना रहूँगा तो जब तक वह चाहे तब तक पद पर बना रह सकता है। इसलिए ब्रिटेन में स्पीकर का जो निर्वाचन होता है सर्वसम्मति से होता है, और एक बार स्पीकर बनने के बाद में फिर अगली बार मतलब सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद में, संसद का कार्यकाल पूरा होने के बाद में, कार्यकाल 5 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद में यदि किसी दूसरे दल की सरकार बनती है या संसद में किसी दूसरे दल को बहुमत मिलता है इसमें लोक सदन में, तो नए स्पीकर का चुनाव नहीं किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, स्वयं स्पीकर यदि चाहे तो पद छोड़ देता है। तो इसलिए ब्रिटेन में क्या है? एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। ये तो ब्रिटेन की बात होगी। निर्वाचन के बारे में बता रहा हूँ मैं। और दूसरा है अमेरिका में क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में जो स्पीकर या अध्यक्ष है, प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है कि प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष स्पीकर, वहाँ जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 में, कितने अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में? 7, नोट कीजिएगा। अनुच्छेद 1 में उसका खंड 2, अनुच्छेद 1 का खंड 2 में प्रतिनिधि सभा के द्वारा स्पीकर का या अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। मतलब स्वयं प्रतिनिधि सभा के सदस्य ही स्पीकर का चुनाव करते हैं। कब करते हैं? प्रतिनिधि सभा के प्रथम सत्र में ही स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ये बात सत्य है कि वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष या स्पीकर होता है उसका चुनाव तो वास्तव में प्रतिनिधि सभा अपने अंतरंग सम्मेलन में, जिसको काकस कहा जाता है, अंतरंग सम्मेलन में पहले से ही कर लेती है। प्रतिनिधि सभा में तो केवल दिखावा मात्र होता है, केवल औपचारिकता मात्र होती है। प्रतिनिधि सभा का व्यवहार से मतलब पहले ही अंतरंग सम्मेलन हो जाता है और उसमें जो है स्पीकर तय कर लिया जाता है। उसके बाद प्रतिनिधि सभा में औपचारिक रूप में उसके ऊपर मतदान कराया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? स्वयं प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है अमेरिका में? 435 है। सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा, यहाँ मैंने नोट कर दिया अनुच्छेद 1 खंड 2 में प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही जो है प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव किया जाता है। हाँ, यहाँ ये बात जरूर है कि अब इसका कार्यकाल कितना है? प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष है। 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद में फिर से स्पीकर का चुनाव कराया जाता है। फिर से स्पीकर का चुनाव किया जाता है और जो स्पीकर बनता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसमें से ही जो है स्पीकर बनाया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ एक विद्वान है ऑग और रे, बहुत अच्छा कहा है। क्या कहा इन्होंने? अमेरिका में स्पीकर पद का विकास ब्रिटेन से बहुत अलग रूप में हुआ है। मतलब इनका कहना है कि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्पीकर का पद है वह उद्गमित तो कहाँ से हुआ है, इसका उद्भव तो कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से हुआ है। लेकिन ब्रिटेन से बिल्कुल इसका स्वरूप अलग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसने कही ये बात? और रे ने। कोटेशन नोट कीजिएगा, ये व्याख्यांश नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
इसके बाद में दूसरा जो इसका स्वरूप में अंतर है अमेरिका और ब्रिटेन के स्पीकर में, क्या है वो दलीय स्थिति में अंतर। मतलब दोनों ही देशों में जो स्पीकर होते हैं इनकी दलीय स्थिति क्या है। बिल्कुल सामान्य सी बात है। ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है वह निर्दलीय होता है। मतलब वास्तव में ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है उसका चुनाव सर्वसम्मति से होता है। तो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, इसमें लोक सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी का सदस्य स्पीकर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ सर्वसम्मति से किसी को भी स्पीकर बनाया जाता है। इसलिए ब्रिटेन में जो स्पीकर है वह क्या है, निर्दलीय है। एग्जाम पूछा जाता है ये, ब्रिटेन में जो स्पीकर है वो क्या है, निर्दलीय है। हमारे भारत में भी स्पीकर क्या है, निर्दलीय है। ध्यान रखेंगे, हमारे भारत में भी निर्दलीय ही है। और जब ये स्पीकर निर्दलीय है तो फिर ये वास्तविक रूप में यहाँ लोक सदन में पक्षपात करेगा या निष्पक्ष होगा, ये निष्पक्ष होगा। ठीक है, वो एक अलग बात है। आंतरिक रूप में तो मानव का स्वभाव है, पक्षपात होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्पीकर होता है उसकी दलीय स्थिति क्या है, वो दलीय होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में स्पीकर बनता ही कौन है, स्पीकर वो ही बनता है जिस दल को बहुमत मिलता है। मतलब अमेरिका में प्रतिनिधि सभा में जिसको बहुमत प्राप्त हुआ है उसी का सदस्य जो है स्पीकर बनाया जाता है और इसके सदस्यों के द्वारा ही स्पीकर का चुनाव किया जाता है। इसलिए अमेरिका में जो स्पीकर होता है वह दलीय भावनाओं से प्रभावित होता है। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्पीकर होता है वह निष्पक्ष नहीं हो सकता है, पक्षपात करता है। क्यों करता है? क्योंकि वास्तविक रूप में जिस दल को बहुमत मिलता है उसमें से ही जो है स्पीकर का चुनाव कराया जाता है, उस दल में से स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो डेफिनेटली दलीय भावनाओं से प्रभावित होगा, निष्पक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ मैंने नोट कर दिया। ब्रिटेन में निर्दलीय है और अमेरिका में दलीय है। ये एग्जाम पूछा जा सकता है, किसी भी रूप में प्रश्न बनेगा। मैं जिस रूप में समझा रहा हूँ उसके आधार पर आप चाहें तो 50-60 प्रश्न किसी भी वीडियो में बना सकते हैं। मैं यहाँ प्रश्न उत्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोई भी जो टॉपिक है उसको तरीके से समझा रहा हूँ। अब ध्यान दें, यहाँ एक विद्वान है एसी फाइनर, नोट करें एसी फाइनर, क्या करें, इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्यांश दी है। एग्जाम पूछ लिया जाता है क्या कि अध्यक्ष बनने पर वह अपना राजनीतिक चरित्र छोड़ नहीं देता वरन और अधिक राजनीतिक होने के लिए ही यह अध्यक्ष बनता है। मतलब ये जो ऐसी फाइनर ने कोटेशन दी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में दी है, ये बात आपको ध्यान में रखेंगे। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अध्यक्ष होता है वास्तविक रूप में अध्यक्ष बनने पर वह अपना राजनीतिक चरित्र छोड़ नहीं देता वरन वह और अधिक राजनीतिक होने के लिए ही अध्यक्ष बनता है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पीकर बनने के बाद में ये बात भूल जाइएगा आप कि वास्तविक रूप में वो क्या है, राजनीतिक चरित्र छोड़ देगा। नहीं, वास्तविक रूप में वह तो अध्यक्ष बना ही किस लिए है कि और अधिक राजनीतिक बने वो, अमेरिका की बात है। जबकि ब्रिटेन में वास्तविक रूप में अध्यक्ष बनने के बाद में अपना राजनीतिक चरित्र छोड़ देता है स्पीकर। राजनीतिक रूप में किसी भी रूप पक्षपात नहीं करेगा, वह निष्पक्ष रूप में अपना निर्णायक मत देगा। निष्पक्ष रूप में वास्तविक रूप में ब्रिटेन में जो लोक सदन है उसकी अध्यक्षता करेगा, वहाँ किसी भी रूप में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। जबकि अमेरिका का स्पीकर वास्तविक रूप में अध्यक्ष या स्पीकर बनता ही किस लिए बनता है कि वह वास्तविक रूप में और अधिक राजनीतिक बने, मतलब राजनीतिक चरित्र छोड़ेगा नहीं वो। जबकि ब्रिटेन में स्पीकर राजनीतिक चरित्र छोड़ देता है, स्पीकर बनने के बाद में अपना राजनीतिक चरित्र छोड़ देता है। जबकि अमेरिका में राजनीतिक चरित्र छोड़ता नहीं है बल्कि और अधिक राजनीतिक बन जाता है। तो ये जो वाक्यांश फाइनर ने कही है किसके बारे में कही है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ना कि ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन के बारे में आप इसकी विपरीत स्थिति लिख सकते हैं, नोट कीजिएगा, आप अपने नोट्स बनाइएगा। तो फाइनर ने ये बात जो कही वो अमेरिका के बारे में कही है और इससे विपरीत ब्रिटेन के बारे में आप अपने शब्दों में नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका दूसरा अंतर होगा दलीय स्थिति में क्या अंतर है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिएगा हमारे भारत का हम एग्जाम्पल दें तो भारत में जो स्पीकर होता है वो निर्दलीय है, दलीय है, निर्दलीय है। ठीक है, बाकी व्यापक बातें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं भारतीय राज्य व्यवस्था को डीपली समझाऊंगा, उस समय सारी बातें स्पष्ट कर दी जाएंगी।
तीसरा अंतर है शक्तियों का अंतर, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, शक्तियों का अंतर। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के जो स्पीकर हैं, मतलब प्रथम सदन के जो अध्यक्ष हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों देशों में जो प्रथम सदन है उसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनको स्पीकर कहा जाता है, ये बात आप नोट कीजिएगा। और इन दोनों देशों के जो स्पीकर होते हैं उनकी शक्तियों में भी अंतर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अंतर है, अंतर क्या अंतर है? नंबर 1, मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए 1 2 3 4 5 पार्ट बना दिए इसके तीसरे बिंदु के शक्तियों का अंतर, जिससे आप आसानी से समझ जाएं और एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों को गलती नहीं होनी चाहिए। ए, शक्तियों की दृष्टि से पहला बिंदु बनाया हमने, वित्त विधेयक के संबंध में क्या स्थिति है दोनों देशों में, वित्त विधेयक के संबंध। देखो एक बात तो यहाँ ध्यान रखनी, समानता भी है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे वित्त विधेयक के संबंध में समानता क्या है भाई, केवल अमेरिका और ब्रिटेन में नहीं, भारत को भी ले सकते हैं यहाँ पर आप, और भारत ही नहीं, जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं सबको यहाँ इस बिंदु में ला सकते हैं आप समानता के लिए। क्या लाएंगे, क्या समानता है भाई? वित्त विधेयक निश्चित रूप से सर्वप्रथम, यदि व्यवस्थापिका में 2 सदन हैं तो प्रथम सदन के पास में ही भेजा जाएगा। वो अलग बात है कि दूसरे सदन के पास में कितनी शक्तियां हैं, कम है या बहुत ज़्यादा है। जैसे अमेरिका में जो सीनेट है दूसरा सदन है, तो वास्तव में वित्त विधेयक तो जो है अमेरिका में प्रतिनिधि सदन के पास में भेज दिया जाता है, लेकिन सीनेट जैसा चाहे उसमें संशोधन कर देती है, हैं? ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो प्रथम सदन के पास में भेजा जाता है वित्त विधेयक सर्वप्रथम, तो ये समानता होगी, सब देशों में ऐसा ही है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली देश में ऐसा ही है। मतलब वित्त विधेयक सर्वप्रथम प्रथम सदन में ही भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है प्रथम सदन में? क्यों? क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि सदन होता है। अरे भाई, जनता का प्रतिनिधि सदन का मतलब क्या? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। अब इसका अपवाद भी मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा में जनता का प्रतिनिधि सदन कौन सा है? प्रत्यक्ष रूप में जनता किसको चुनती है? लोकसभा को तो चुनती है। ब्रिटेन में जनता प्रत्यक्ष रूप में किसको चुनती है? लोक सदनों को चुनती है। अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप में जनता किसको चुनती है? 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, दोनों को ही चुनती है, प्रतिनिधि सदन को भी और सीनेट को। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दूसरा सदन है जिसका नाम सीनेट है, सीनेट पूरी दुनिया में द्वितीय सदनों में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है अमेरिका का सीनेट। इसका कारण है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और वैसे वित्त विधेयक तो सर्वप्रथम प्रथम सदन के पास में भेजा जाएगा। परंतु अंतर क्या है दोनों देशों के स्पीकर में, ये बात समझनी है हमें। मैंने तो ये थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाया है जिससे कि आप समझें, मतलब क्या समानता क्या समानता, इसको आपको समझने में दिक्कतें आ ही नहीं सकती जिस रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वित्त विधेयक के संबंध में क्या अंतर है दोनों देशों के स्पीकर में, ध्यान दें। ब्रिटेन में 1911 से पहले स्थिति अलग थी। 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार वित्त विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब वास्तव में ब्रिटेन के अंतर्गत 1911 से पहले वित्त विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने की शक्ति स्पीकर के पास में नहीं थी। लेकिन 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार वित्त विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति दे दी गई है। इसको किसको? लोक सदन के स्पीकर को। इससे पहले 1911 से पहले और भी पीछे हम जाते हैं, कितने अधिनियम बनाए गए हैं ब्रिटेन में, तो वास्तव में लॉर्ड सभा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी वहाँ पर। लॉर्ड सभा जो कि इस ब्रिटेन की संसद का दूसरा सदन है, लेकिन धीरे धीरे वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से, जैसे 1911, 1949, 1959 के अधिनियम के आधार पर धीरे 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 लॉर्ड सभा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड सभा रूपी चिड़िया के पंखों को कुतर दिया गया। फिर से बोल रहा हूँ, लॉर्ड सभा रूपी चिड़िया, चिड़िया जैसे भारत का एक पक्षी है चिड़िया, लॉर्ड सभा रूपी चिड़िया के पंखों को कुतर दिया गया जिससे कि वह उड़ ना सके। मतलब लॉर्ड सभा को धीरे 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 शक्तिहीन बना दिया गया। कहाँ? ब्रिटेन में। तो इसी प्रकार से 1911 के संसदीय नियम के अनुसार वित्त विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ब्रिटेन के स्पीकर को। मतलब वित्त विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने की शक्ति है किसके पास? ब्रिटेन के स्पीकर के पास में। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्पीकर है उसके पास में यह शक्ति नहीं है कि कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसको वह प्रमाणित नहीं कर सकता है।
यह बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमेरिका में नहीं, मैंने यहाँ नोट कर दिया, अमेरिका में ये शक्ति नहीं है स्पीकर के पास में। अच्छा, दूसरा क्या है, शक्तियों के अंतर से संबंधित दूसरा जो बिंदु बनाया मैंने वो क्या है, निर्णय संबंधी अंतर। नोट कीजिएगा, निर्णय संबंधी अंतर। क्या निर्णय संबंधी अंतर है? लोक सदन के स्पीकर का निर्णय सभी नियमों के बारे में अंतिम होता है। क्या? लोक सदन के स्पीकर, लोक सदन का स्पीकर मतलब ब्रिटेन का स्पीकर। भाई ब्रिटेन का जो प्रथम सदन है उसका नाम है लोक सदन, और लोक सदन का क्या बोल रहा हूँ मैं, लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं। तो उसी की तो बात है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई वास्तविक रूप में ब्रिटेन का प्रथम सदन लोक सदन है, उसका अध्यक्ष स्पीकर कहलाएगा, और अमेरिका में प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है, उसका अध्यक्ष स्पीकर कहलाएगा। तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोक सदन के स्पीकर का निर्णय सभी नियमों के बारे में अंतिम होता है। जो निर्णय स्पीकर ने ले लिया किसी भी नियम के बारे में, वह निर्णय अंतिम होगा, उसकी कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती, वह अंतिम और मान्य होगा, उसे मानना पड़ेगा। ये तो ब्रिटेन के स्पीकर की बात है। और अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर कहा जाता है, बार बार बोल रहा हूँ ये बात, अमेरिका में स्पीकर अंतिम निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। मतलब अमेरिका में स्पीकर का जो निर्णय होता है उस अंतिम निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। मतलब अमेरिका में ये जो स्पीकर का निर्णय होता है वह अंतिम नहीं होता है। मैंने इसलिए यहाँ लिखा है अमेरिका में अंतिम नहीं, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में नियमों के बारे में जो स्पीकर का निर्णय होता है, अमेरिका में जो स्पीकर का निर्णय होता है नियमों के बारे में, वह अंतिम नहीं होता है। मतलब वह अंतिम मान्य नहीं है। कहाँ? अमेरिका। मैंने इसलिए लिखा है यहाँ अमेरिका में अंतिम नहीं, मतलब अमेरिका में स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। अर्थात अमेरिका में जो स्पीकर का निर्णय है उस निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। सदन मीन्स प्रतिनिधि सदन में अपील की जा सकती है कि यह निर्णय हमें मान्य नहीं है। जबकि ब्रिटेन में ऐसी कोई जो है निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है लोक सदन में। फिर से कह रहा हूँ, ब्रिटेन में लोक सदन का जो स्पीकर होता है उसके निर्णयों के विरुद्ध लोक सदन में कोई अपील नहीं की जा सकती है। स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, मान्य होगा। परंतु अमेरिका में जो स्पीकर का निर्णय है वह अंतिम नहीं है, इसके निर्णय के विरुद्ध प्रतिनिधि सभा में अपील की जा सकती है। ठीक है, ये सब बातें मैंने नोट कर दी। निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। ये शक्तियों के संबंध में दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, व्यक्तित्व संबंधी, पर्सनालिटी व्यक्तित्व संबंधी। दोनों देशों के जो स्पीकर हैं वास्तविक रूप में उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। हालांकि ये बात दलीय स्थिति में भी कुछ हद तक आ जाती है, परंतु यहाँ इस बिंदु को लेना अति आवश्यक है। व्यक्तित्व संबंधी अंतर, क्या अंतर है? प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दलीय होता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि सभा का स्पीकर, प्रतिनिधि सभा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का जो प्रथम सदन है जिसका जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है। तो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है, क्या अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वह दलीय होता है। मतलब उसका व्यक्तित्व क्या होता है? दलीय होता है। वह दलीय भावनाओं से प्रभावित होता है, वह निष्पक्ष हो ही नहीं सकता, वह निश्चित रूप से पक्षपात करता है। क्यों? क्योंकि वह वास्तविक रूप में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, प्रतिनिधि सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसमें से ही स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो वह वास्तव में दल की बातों को मानेगा, दलीय भावनाओं से प्रभावित होगा। इसलिए जो इसका व्यक्तित्व होता है वह निष्पक्ष नहीं हो सकता,
वह पक्षपात करेगा, दल के पक्ष में निर्णय लेगा, दल के पक्ष में उसे निर्णय लेने पड़ेंगे, दल के पक्ष में निर्णय लेने के लिए उसे विवश होना पड़ेगा। इसलिए इसका व्यक्तित्व क्या होता है? दलीय होता है। अर्थात अमेरिका के स्पीकर का जो व्यक्तित्व होता है वह दलीय होता है, वह दलीय भावनाओं से युक्त होता है, दलीय भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? दलीय भावनाओं से युक्त होता है, दलीय भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकता है अमेरिका का स्पीकर। क्लियर? इसके बाद में अगली बात मैंने यहाँ नोट की है, लोक सदन के स्पीकर का व्यक्तित्व निर्दलीय होता है। अब ध्यान दीजिएगा, लोक सदन मीन्स ब्रिटेन की संसद का जो प्रथम सदन है उसे लोक सदन कहते हैं, और लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं। तो लोक सदन के स्पीकर का व्यक्तित्व निर्दलीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोक सदन का जो स्पीकर होता है या जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव सर्वसम्मति से होता है, और एक बार स्पीकर बन गया तो वो जब तक चाहे तब तक स्पीकर बना रह सकता है। इसलिए दलीय भावनाओं से वह क्या है? मुक्त है। दलीय भावनाओं से वो मुक्त है। क्यों? क्योंकि किसी भी रूप में वह दल से विवश नहीं हो सकता। यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि लोक सदन में जिसको बहुमत मिला है उसमें से ही स्पीकर बनाया जाए। नो, सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव किया जाता है, और एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। वहाँ किसी भी दल की सरकार बने, किसी भी दल को लोक सदन में बहुमत मिले, इसका स्पीकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ब्रिटेन में जो स्पीकर है अर्थात लोक सदन का जो अध्यक्ष है वह वास्तविक रूप में दलीय भावनाओं से मुक्त होता है, वह निष्पक्ष होता है, वह किसी भी रूप में पक्षपात नहीं करता है, वह पक्षपात करने के लिए विवश भी नहीं होता है। इसलिए मैंने नोट किया लोक सदन के स्पीकर का व्यक्तित्व निर्दलीय होता है। क्या? लोक सदन के स्पीकर का व्यक्तित्व निर्दलीय होता है, वह दलीय भावनाओं से ओतप्रोत नहीं होता है, वह दलीय भावनाओं से ओतप्रोत नहीं होता है, वह दलीय भावनाओं से मुक्त होता है, जबकि अमेरिका का स्पीकर दलीय भावनाओं से युक्त होता है। समझ गए ना? अब एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, नोट कीजिएगा। इसका शक्तियों के संबंध में जो चौथा बिंदु मैंने बनाया है वह है सम्मान और प्रतिष्ठा संबंधी अंतर। नोट कीजिएगा, सम्मान और प्रतिष्ठा संबंधी अंतर। नोट कीजिएगा यहाँ, सम्मान और प्रतिष्ठा संबंधी अंतर मतलब दोनों देशों के स्पीकर का जो सम्मान और प्रतिष्ठा है क्या उसमें भी अंतर है? यस, अंतर है। और मैं आशा करता हूँ पीछे आपने ये देख लिया इनका व्यक्तित्व कैसा है। अमेरिका का जो स्पीकर है उसका व्यक्तित्व क्या है? दलीय है। ब्रिटेन का जो स्पीकर है उसका व्यक्तित्व क्या निर्दलीय है। अब एक स्पीकर पक्षपात कर रहा है, मतलब अमेरिका का स्पीकर पक्षपात करता है, निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। ब्रिटेन का स्पीकर निष्पक्ष है, पक्षपात कर ही नहीं सकता। तो फिर डेफिनेटली दोनों देशों में किसके जो है स्पीकर का सम्मान ज़्यादा होगा, प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी? क्लियर बात है, जिसका व्यक्तित्व निर्दलीय होगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ब्रिटेन का जो स्पीकर है वह वास्तविक रूप में अमेरिका के स्पीकर से ज़्यादा सम्मानित और प्रतिष्ठित होगा, निश्चित रूप से होगा। तो मैंने यहाँ नोट कर दिया है, ब्रिटेन का जो स्पीकर है उसका सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व क्या होता है? निर्दलीय होता है, उसका व्यक्तित्व निर्दलीय होता है। और अमेरिका का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसका सम्मान और प्रतिष्ठा कम है। क्यों है कम? क्योंकि ये दलीय भावनाओं से ओतप्रोत होता है, ये निष्पक्ष नहीं हो सकता, इसलिए इसका सम्मान और प्रतिष्ठा कम है। ठीक है, इसी के आधार पर मैंने अगला बिंदु बनाया है कि अमेरिका स्पीकर अधिक वास्तविक राजनीतिक शक्ति और कम प्रतिष्ठा। क्या कह रहा हूँ मैं कि अमेरिका का जो स्पीकर होता है वह अधिक वास्तविक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग तो करता है, अधिक वास्तविक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है, परंतु इसकी प्रतिष्ठा बहुत कम है। फिर से कह रहा हूँ, अमेरिका का जो स्पीकर है वह वास्तविक रूप में अधिक वास्तविक, आप नोट कीजिएगा, अधिक वास्तविक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा बहुत कम है। और ब्रिटेन का जो स्पीकर है उसका के बारे में क्या कहेंगे? ब्रिटेन का जो स्पीकर है वह कम राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है,
लेकिन अधिक प्रतिष्ठा है उसकी। मतलब अमेरिका का जो स्पीकर है उसका चरित्र राजनीतिक है, प्रतिष्ठा कम है। ब्रिटेन का जो स्पीकर है उसका चरित्र राजनीतिक नहीं है मगर प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गए शक्तियों से संबंधित अंतर। मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी अमेरिका और ब्रिटेन के स्पीकर के बारे में वो सब बातें आपको समझा दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इन सब बातों को गंभीरता से समझिएगा और आप अपने स्तर पर इनके नोट्स तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ सब बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।